कि मरीज का जब ऑपरेशन होता है, सिजेरियन ऑपरेशन होता है, उसके तुरंत बाद से लेकर जब तक मरीज अस्पताल में बना रहता है, तकरीबन 3 से लेकर 5 दिन तक, उन 3 से लेकर 5 दिन के दौरान जच्चा बच्चा की किस प्रकार देखभाल की जाए। ऑपरेशन के उपरांत जब मरीज के अस्पताल से छुट्टी कर दी जाती, उसके उपरांत अगले 45 दिन तक यानी कि 1.25 महीने तक मरीज और उसके बच्चे की किस प्रकार से देखभाल की जानी चाहिए थी। पोस्ट सी सेक्शन केयर या सिजेरियन डिलीवरी की अगर आप ये पूरी जानकारी चाहते हैं तो मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए और ध्यान से इस वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब बटन के बाजू में जो छोटी सी बेल होती है फर्दर नोटिफिकेशंस के लिए, उसको भी प्रेस कर दीजिए। वीडियो की शुरुआत में हम सबसे पहले ये जानने समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर 1.25 महीने या फिर 45 दिन का अंक हमने किस प्रकार से निर्धारित किया है। तो दोस्तों, बात चाहे हमारी पुरानी भारतीय परंपराओं की हो, मान्यताओं की हो या फिर साइंटिफिक मेडिकल इंफॉर्मेशन की हो, तो होता यूं है कि डिलीवरी के उपरांत जो महिला होती है उसके शरीर में जो शारीरिक और मानसिक बदलाव आते हैं, वो सारे शारीरिक और मानसिक बदलाव तकरीबन 1.25 महीने 45 दिन तक चलते रहते हैं और 45 दिन उपरांत ये बहुत सारे बदलाव स्टेबलाइज हो जाते हैं और मरीज का जो शरीर होता है वो एक स्टेबलाइज स्थिति में आ जाता है। इसलिए 1.25 महीने तक जच्चा और बच्चा दोनों की देखभाल की अति आवश्यकता रहती है। इस वीडियो में शुरुआत में हम सबसे पहले बात करेंगे प्रसूता यानी कि जो जच्चा होती है उसमें डिलीवरी के उपरांत क्या क्या बदलाव आते हैं। जो बदलाव होते हैं शारीरिक और मानसिक दोनों तौर पर होते हैं। बदलावों की बात करें तो उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि डिलीवरी के उपरांत महिला के शरीर का वजन धीरे धीरे खुद ब खुद कम होने लगता है। वैसे भी बच्चा माँ के शरीर से बाहर निकल आता है, इसके साथ ही साथ जो आंवल या प्लासेंटा होता है वो भी बाहर निकल आता है, तो माँ के वजन धीरे धीरे कम होने लगता है। इसके साथ ही साथ जो बच्चेदानी का आकार बहुत ज्यादा बढ़ गया था प्रेगनेंसी के दौरान, उसका आकार भी धीरे धीरे कम होने लगता है और 2 सप्ताह के उपरांत ये बच्चेदानी का आकार बहुत हद तक कम हो जाता है और 6 सप्ताह यानी कि 1.25 महीने के उपरांत ये बच्चेदानी का आकार अपने प्री प्रेगनेंसी लेवल यानी कि प्रेगनेंसी के पहले जैसा साइज और शेप रहता है उस आकार में लौट आता है। अगला जो चेंज आता है वो होता है ब्रेस्ट में। जी हाँ, डिलीवरी के तुरंत बाद से ही मिल्क आउटपुट का सेक्रेशन होने लगता है ब्रेस्ट से। आपके मस्तिष्क से एक ऑक्सीटोसिन नामक द्रव्य या हार्मोन का स्राव होता है जब जब भी आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग के लिए लेते हैं और इसी हार्मोन के प्रभाव के चलते हुए मिल्क आउटपुट बढ़ने लगता है। यहाँ आपके लिए समझना जरूरी है, शुरुआत के कुछ दिनों में बहुत कम मात्रा में मिल्क आउटपुट होता है, लेकिन इतना मिल्क आउटपुट आपके बच्चे का पेट भरने के लिए पर्याप्त होता है और जैसे जैसे दिन बढ़ते चले जाते हैं और अगर आप अपने बच्चे को सिर्फ और सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग ही देते तो 8 से 10 दिन के उपरांत ही मिल्क आउटपुट बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाता है, इनफैक्ट एक्सेसिव हो जाता है। तो मिल्क आउटपुट को लेकर आप बिल्कुल भी परेशान न हो। इनफैक्ट आपको प्रेगनेंसी के दौरान ही मानसिक तौर पर खुद को ब्रेस्ट फीडिंग के लिए तैयार करके रखना चाहिए। अगला जो चेंज महिलाओं में देखा जाता है वो होता है स्ट्रेच मार्क्स। जी हाँ, प्रेगनेंसी के तकरीबन 4-5वें महीने से ही स्ट्रेच मार्क्स पेट में आने लगते हैं क्योंकि आपकी जो त्वचा होती है वो फैल जाती है और डिलीवरी के उपरांत फैलने के उपरांत जब वो फिर से सिकुड़ती है तो स्ट्रेच मार्क्स ज्यादा दिखाई पड़ने लगते हैं और गहरे रंग के रहते हैं। हाँ, ये जरूर होता है कि वक्त बीत इस दौरान एक बहुत ही कॉमन कंसर्न जो न्यूली डिलीवर्ड मदर्स में देखा जाता है वो होता है उनके अपीयरेंस या वेट को लेकर। डिलीवरी के उपरांत कई महिलाएं जो होती हैं वो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स यानी कि हीन भावना से ग्रसित हो जाती है अपने बढ़े हुए वजन और बढ़े हुए शेप को लेकर। तो दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जिस तरह से 9 महीने के दौरान आपका वजन धीरे धीरे कर 12 से लेकर 14 केजी तक का वजन बढ़ा था, ठीक उसी प्रकार से वजन को कम करने के लिए आपको थोड़ा धैर्य बांधना पड़ेगा और डाइट और एक्सरसाइज के माध्यम से वजन धीरे धीरे आपका कम हो जाएगा। स्पेशली जो महिलाएं अपने बच्चे को 6 महीने तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग देती हैं, उनका वजन तेजी से कम हो जाता है और वो शेप में भी जल्दी से वापस लौट के आ जाती हैं। मानसिक तौर पे जो बदलाव देखने में आता है वो ये होता है कि कई बार कुछ महिलाएं हार्मोन्स में बदलाव के चलते हुए और नए रूटीन के चलते हुए अननेसेसरी स्ट्रेस या डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं, जिसको नाम दिया जाता है पोस्टमार्टम डिप्रेशन। अगर कोई महिला पोस्टमार्टम डिप्रेशन का शिकार हो गई है तो उसमें उनके पार्टनर यानी कि उनके हस्बैंड्स की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। साथ ही साथ जो आसपास के रिश्तेदार है, ससुराल वाले हैं, उनको भी महिला की तरफ एक सहयोगात्मक रवैया अपनाना चाहिए। टेंडर लविंग केयर यानी कि टीएलसी प्रोवाइड करना चाहिए। इसके अलावा भी महिला अगर ज्यादा परेशान और शुभ अवस्था में महसूस कर रही है तो बिना हिचकिचाहट में डॉक्टर या साइकियाट्रिस्ट से सलाह ले, वो आपको कुछ मात्रा में दवाई देंगे जिससे जल्दी आपकी समस्या का भी निदान हो जाएगा।
दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम न्यूली डिलीवर्ड मदर्स का नेक्स्ट कॉमन कंसर्न लेंगे जो होता है ब्लीडिंग को लेकर। जी हाँ, डिलीवरी के तुरंत बाद से ही ब्लीडिंग शुरू हो जाती है और ब्लीडिंग तकरीबन 3 से लेकर 5 सप्ताह तक चल सकती है। शुरुआत में गाढ़े लाल रंग का ब्लड डिस्चार्ज होता है जिसको नाम दिया जाता है लोकिया रुब्रा। उसके उपरांत वाटर मिक्स सीरो सेंटिनस डिस्चार्ज होता है जो पानी के साथ ब्लड मिक्स्ड डिस्चार्ज होता है, इसको नाम दिया जाता है लोकिया सिरोसा। इसके उपरांत जो सफेद या पीले रंग का डिस्चार्ज होता है उसको नाम दिया जाता है लोकिया अल्बा। ब्लीडिंग अपने आप ही तकरीबन 3 से लेकर 5 सप्ताह तक बंद हो जाती है, लेकिन अगर आपको ज्यादा मात्रा में ब्लड क्लॉट्स पास हो रहे हैं या आपके डिस्चार्ज से कुछ ऑफेंसिव स्मेल आ रहा है, आपको बहुत बदबूदार स्मेल आ रहा है, तो तुरंत अपने डॉक्टर से गायनेकोलॉजिस्ट संपर्क करें क्योंकि ये इन्फेक्शन की निशानी हो सकती है। अगला जो कॉमन कंसर्न होता है वो मेंस्ट्रुएशन को लेकर होता है। अगर महिलाएं अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड नहीं कर रही हैं या ऊपर का दूध भी दे रही है ब्रेस्ट फीडिंग के साथ साथ, तो उनका मेंस्ट्रुएशन 3 महीने में भी स्टार्ट हो सकता है। दूसरी तरफ जो महिलाएं अपने बच्चे को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करती है 6 महीने तक, उनका जो पीरियड होता है वो 1 साल तक के लिए भी डिलेड हो सकता है। लेकिन दोस्तों यही आपसे चूक हो जाती है, आप समझते हैं कि आपका पीरियड नहीं आ रहा तो आप अभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकते, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। अगर आप रेगुलर कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स प्रैक्टिस नहीं करेंगे अपने गायनेकोलॉजिस्ट की सलाह अनुसार, तो बिना पीरियड आए भी आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं। कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में यही सलाह दी जाएगी कि जो महिलाएं अपने बच्चे को बराबर ब्रेस्ट फीड कर रही हैं वो 3 महीने के उपरांत रेगुलर कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर इस्तेमाल करना शुरू कर सकती हैं। वहीं दूसरी तरफ जो महिलाएं अपने बच्चे को रेगुलरली ब्रेस्ट फीड नहीं कर रही, ऊपर का दूध दे रही हैं, उनको डिलीवरी के तकरीबन 1.25 महीने उपरांत ही अपने गायनेकोलॉजिस्ट से सलाह लेकर रेगुलर कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर यूज करना शुरू कर देना चाहिए। वीडियो के इस हिस्से में हम महिलाओं के बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न पर बात करेंगे जो होता है कि डिलीवरी के उपरांत, विशेषकर सिजेरियन डिलीवरी के उपरांत मरीज को किस प्रकार की डाइट दी जानी चाहिए है। डाइट के संबंध में हम बहुत ब्रॉड तौर पर यही बता सकते हैं कि मरीज को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में प्रोटीन दिए जाने चाहिए और कार्बोहाइड्रेट और फैट की मात्रा कम रखी जानी चाहिए है। जी हाँ, सिजेरियन डिलीवरी के उपरांत भी मरीज को तीसरे या चौथे दिन से ही डॉक्टर की सलाह अनुसार फुल डाइट दी जानी चाहिए। फुल डाइट से तात्पर्य होता है पूरी थाली भरकर दाल, चावल, रोटी, सब्जी, दूध, फल, सब कुछ। जी हाँ, महिला को सुबह शाम दूध दिया जाना चाहिए, दूध दलिया दिया जाना चाहिए है। और विशेषकर ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स को इससे पूरा पोषण प्राप्त होता है क्योंकि उनका बेबी भी उनसे ही पोषण ले रहा होता है। आपको ये बताना जरूरी समझूंगी मैं कि सिजेरियन डिलीवरी के उपरांत किसी भी तरह का परहेज करने की आवश्यकता नहीं है। आप मरीज को नमक भी दे सकते हैं, चावल भी दे सकते हैं और बैंगन, टमाटर, कोई भी प्रकार की सब्जियां दे सकते हैं। जो भी खाना घर में साफ सुथरे ढंग से बना हो, सुपाच्य हो यानी कि इजिली डाइजेस्टेबल हो, मरीज आसानी से डाइजेस्ट कर सके। अगर मरीज फुल डाइट लेगा, उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा, उसके बेबी को अच्छे से न्यूट्रिशन मिलेगा, उसके टाकों में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं जाएगी। इसके अलावा मरीज कॉन्स्टिपेशन का भी शिकार नहीं होगा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इश्यू जो कि बच्चों से संबंधित यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग। डॉक्टर के तौर पे मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आप अपने बच्चे की इम्यूनिटी जीवन पर्यंत चाहते हैं, बच्चे को हेल्दी चाहते हैं, तो डिलीवरी के तुरंत बाद से, चाहे वो सिजेरियन डिलीवरी हो या नॉर्मल डिलीवरी हो, उसके 1.5 से 2 घंटे बाद ही माँ को बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करना शुरू कर देना चाहिए। शुरुआत के कुछ समय में आपको अपने फीमेल अटेंडेंट्स और सिस्टर्स की मदद लेनी चाहिए। उसके उपरांत आपको हर 1.5 से 2 घंटे में बच्चे को ब्रेस्ट फीड करते रहना चाहिए, चाहे दिन हो चाहे रात हो। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग से तात्पर्य होता है कि 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध दिया जाए, ऊपर का दूध, पानी, शहद, घुट्टी कुछ भी नहीं। चाहे जितनी भी गर्मी पड़ रही हो, बच्चे को ऊपर का पानी भी नहीं दिया जाए, ऊपर का डब्बा बंद दूध भी नहीं दिया जाए, सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध दिया जाए। इससे माँ के लिए भी अनेक फायदा होते हैं कि माँ का वजन तेजी से कम होता है, माँ अपने पुराने शेप में जल्दी से लौट सकती है। ब्रेस्ट कैंसर से निजात दिलाने में आपको ये बेहद ही सहायक सिद्ध होता है और आपके यूट्रस का साइज भी जल्दी से कम होता है। इसलिए कोशिश करिए कि डिलीवरी के तुरंत बाद से ब्रेस्ट फीडिंग शुरू करें, जो तकरीबन 1.25 से 2 साल तक आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड कर सकते हैं। 2 कॉमन सवाल जो अक्सर ही सिजेरियन डिलीवरी के उपरांत मरीज के मन में चलते हैं वो होता है, पहला होता है अब्डोमिनल बेल्ट को लेकर, दूसरा होता है मसाज को लेकर। अब्डोमिनल बेल्ट के बारे में एक डॉक्टर के तौर पे मैं आपको ये बताना ही चाहूंगी कि अब्डोमिनल बेल्ट बिल्कुल आवश्यक या नेसेसरी बिल्कुल भी नहीं होता। आप ये भ्रांति बिल्कुल भी नहीं पालिए कि टाइट अब्डोमिनल बेल्ट बांध लेंगे तो उससे आपका पेट अंदर चले जाएगा, आपका टमी अंदर चलाएगा, ऐसे बिल्कुल भी नहीं होता। हाँ, अब्डोमिनल मसल्स को एक प्रॉपर सपोर्ट मिल जाता है, इसलिए डिलीवरी के बाद से 3 से 5 दिन बाद ही आप अब्डोमिनल बेल्ट का इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं और ये बेल्ट आप तकरीबन 1.25 महीने, 2 महीने, 3 महीने तक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बेहतर होगा कि अगर आप एक कॉटन बेल्ट का इस्तेमाल करें, लेकिन समझ लीजिए कि इससे आपका पेट अंदर नहीं जाएगा, सिर्फ वहां की मसल्स को सपोर्ट मिलेगा। नेक्स्ट कॉमन क्वेश्चन जो होता है मसाज को लेकर। जी हाँ, बड़े आराम से सिजेरियन डिलीवरी के पश्चात भी जब 8वें दिन आपके टाके खुल जाते हैं और आपके डॉक्टर बता देते हैं कि आपके टाकों में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, तो आप अपना मसाज करवाना शुरू करवा सकते हैं किसी भी प्रकार के ऑलिव ऑयल या फिर बेबी ऑयल या फिर गिरी का तेल लेकर। और आप स्टिच एरिया में भी यानी कि पेट के एरिया में भी मसाज करवा सकते हैं। हाँ, बिल्कुल हल्के हाथों से मसाज करवाइए, ये आपके लिए बेहद ही फायदेमंद रहेगा।